अगले लगभग 2.5 महीनों तक चुनावी शोर होगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलेगा और नजर उन कद्दावरों की सीट पर होगी जिनकी जीत हार देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करेगी। उनके भविष्य के साथ ही भारत की कमान अगले 5 साल तक किसके हाथों में होगी ये भी साफ हो जाएगा। क्या एनडीए 400 पार का टारगेट हासिल कर पाएगी या विपक्षी दलों का महागठबंधन मोदी रथ पर ब्रेक लगाने में कामयाब रहेगा? चुनावी महासमर का शंखनाद हो गया। निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। पूरा चुनाव 7 चरणों में होगा, जिसकी शुरुआत पहले चरण की वोटिंग यानी कि 19 अप्रैल को होगी। देश भर में इलेक्शन की प्रक्रिया 43 दिन तक चलेगी, जबकि 4 जून को परिणाम आते ही नई सरकार सत्ता पर काबिज हो जाएगी। चुनाव आयोग के घोषित शेड्यूल के अनुसार 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है। दूसरा चरण 26 अप्रैल है, तीसरा 7 मई, चौथा चरण 13 मई है, पांचवा चरण 20 मई और छठा चरण 25 मई है, जबकि आखिरी या फिर 7वां चरण 1 जून को है। वोटों की काउंटिंग 4 जून को होगी। चुनाव की तारीखों के बाद कब किस डेट में कहां वोटिंग होगी, अब इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। वहीं उन सीटों पर भी लोगों की नजर है जो उम्मीदवारों के कारण इस वक्त रोचक बनी हुई है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम भारत में यूं तो 543 सीट्स हैं, लेकिन 8 सीटें ऐसी हैं जिन्हें हॉट सीट माना जा रहा है। यहाँ बीजेपी, कांग्रेस, आप, सपा समेत तमाम क्षेत्रों के कद्दावर अपना दम दिखाएंगे। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, वायनाड से राहुल गांधी, हैदराबाद से ओवैसी, तो वहीं नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज समेत इनमें तमाम नाम शामिल हैं, जिन पर सबकी निगाहें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वाराणसी से चुनावी समर में उतरेंगे। बाबा विश्वनाथ की धरती से लगातार 2 बार साल 2014 और 2019 में बम्पर जीत हासिल कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 73 साल के पीएम तीसरी बार हैट्रिक लगाने के इरादे से मैदान में होंगे। अगर ऐसा हुआ तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर पाएंगे। बनारस वासियों को उम्मीद पूरी है कि ऐसा करने में कामयाब रहेंगे। मोदी की गारंटी और विकसित भारत संकल्प से विजय पताका फहराने में कामयाब होंगे। एक नजर बनारस की राजनीति के इतिहास पर। काशी के दिग्गज साल 1980 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी ने कांग्रेस के टिकट से यहां से जीत हासिल की। फिर 1979 में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री वाराणसी सीट से जीते। साल 2009 में बीजेपी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी ने इस सीट पर कमल को खिला दिया। 2014 में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां से चुनावी ताल ठोककर इस सीट को अपने नाम कर लिया। साल 2014 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस की धरती को चुना तो यहां से उनके सियासी सफर की नई पारी की शुरुआत भी हुई। दशक के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ने यूपी को विकास में पीछे रखा। ये अपने परिवार और अपने वोट बैंक से बाहर देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। तभी तो हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। लेकिन ये लोग जानते नहीं, ये बनारस हो, यहां सब गुरु हो, यहां इंडिया चलिए, बनारस नहीं, पूरे यूपी के पता हो, माल वही है, पैकिंग नहीं है। सीट का समीकरण 2014 बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार बनाया। उधर मोदी के खिलाफ आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल तो कांग्रेस से अजय राय मैदान में थे। उस चुनाव में वाराणसी देश की सबसे चर्चित सीट बन गई और इस चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर सीट का समीकरण 2014 बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को 5,81,022 वोट मिले।
नरेंद्र मोदी 3.71 लाख वोट से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। इस जीत के साथ नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे और देश के प्रधानमंत्री बने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार जीते थे तो इस बार भी जीत की पक्की संभावना है। वजह 370 से लेकर CAA लागू कर दिखाने की हिम्मत लोगों को रास आई। मोदी 2.0 में भी रसूख तथास्तु है और नंबर 2 की हैसियत है, ऐसा जानकार मानते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह 2024 के आम चुनाव में अपने गृह राज्य गुजरात की गांधीनगर सीट से एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। शाह को 2019 में सीट पर करीब 70% वोट मिले। मित्रों, आने वाला चुनाव ये देश का भविष्य तय करने वाला चुनाव, आने वाले चुनाव देश को पूर्ण विकसित और भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार 10 साल चली, मोदी सरकार ने 10 साल में देश के 60 करोड़ गरीबों का कल्याण करने का काम किया है। 2019 में सीट का समीकरण। 2019 में अमित शाह को गांधीनगर सीट से उम्मीदवार बनाया गया। अमित शाह 8,90,000 से ज्यादा वोटों से विजयी बने। खास बात यह कि अमित शाह ने पहली बार यहां से संसदीय चुनाव लड़ा था। गौर करने वाली बात यह है कि यह सीट बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी की रही है। आडवाणी इस सीट से 6 बार चुनाव जीते हैं। उन्होंने पहली बार 1991 में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। गांधीनगर का ऐतिहासिक रण। आडवाणी पिछले 5 बार से गांधीनगर से चुनाव जीते हैं। 2019 में अमित शाह ने आडवाणी का रिकॉर्ड तोड़ा। 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा। ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक हैं 53 साल के राहुल गांधी। एक बार फिर से कांग्रेस ने इन्हें वायनाड से टिकट थमा दिया। केरल के वायनाड से क्या दूसरी बार राहुल गांधी विजय होंगे, इसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पिछली बार अमेठी और वायनाड दोनों जगह से चुनाव लड़ा, लेकिन एक जगह हार का सामना करना पड़ा। परिवार की अब तक की अविजित लोकसभा सीट से हार चौंकाने वाली थी। उन्हें स्मृति ईरानी ने मात दी। पार्टी केरल की संसदीय सीट को सुरक्षित मानती आई है। हालांकि पेंच ये फंसा है कि महागठबंधन की इनके साथी यानी कि CPIM ने भी अपनी उम्मीदवार एनी राजा का नाम घोषित कर मुश्किलों को बढ़ा दिया। वायनाड का सीट समीकरण। 3 प्रांतों को जोड़ती है वायनाड की सीट। 2009 और 2014 में कांग्रेस ने हासिल की थी जीत। वायनाड सीट पर अल्पसंख्यक वोटर्स की संख्या ज्यादा है। 2019 में राहुल गांधी को 64.8% वोट मिले। स्मृति ईरानी अमेठी से सियासी पिच पर दोबारा से अपना दमखम दिखाने को तैयार है। 2019 में राहुल गांधी को हरा अपना सिक्का जमाया। क्षेत्र में काफी एक्टिव भी नजर आई और दावा है कि इस बार भी वो विजयी होंगे। एक तरफ बीजेपी ने उनके नाम का ऐलान कर दिया तो दूसरी ओर अपनी पारंपरिक सीट से राहुल इनके सामने होंगे या नहीं, इसे लेकर कांग्रेस आला कमान ने अभी कुछ भी साफ नहीं किया। राजनीति इतिहास काफी रोचक रहा। कभी बसपा, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी ने भी अमेठी से अपना हाथ आजमाया है। अमेठी सीट का समीकरण। कांग्रेस ने 16 बार जीत का परचम लहराया। 2004 में राहुल गांधी ने चुनाव जीता। 2014 में लगातार तीसरी बार चुने गए राहुल गांधी। बीजेपी के स्मृति ईरानी ने भी जीत दर्ज की। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद देश की सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों में से एक है। ये सीट आजादी के बाद से कांग्रेस का गढ़ रही, लेकिन पिछले 3 दशक से ज्यादा समय से अब इस सीट पर ओवैसी परिवार का कब्जा है। अभी तक इस सीट से AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी सांसद है। इस बार भी AIMIM से असदुद्दीन ओवैसी सीट से चुनाव लड़ेंगे, पर उन्हें बीजेपी की ओर से कड़ी चुनौती मिल रही है। ये सीट भी काफी रोचक रही है। हैदराबाद
नवाबों का शहर है और यहाँ की राजनीति भी नवाबी है। हम हर घर पहुंचेंगे, हर उस नागरिक से हम वोट का मतदान के लिए मांगेंगे और उनको ये भी समझाएंगे दैट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू वोट, because it's not about anything else. You just can't be at home. It's your personal and the public responsibility. When you vote, you're actually making the next 5 years development depend on you. 5 साल का आने वाला तरक्की आपके हाथ में है, तो 5 साल आपके हाथ में है, तो ये बहुत ही सोच समझ कर डालने वाली वोट है और आपका हक है। घर में मत बैठिए, बाहर निकलिए। हैदराबाद का सीट समीकरण 1951 के बाद से अब तक 16 आम चुनाव। एक वक्त पर कांग्रेस का गढ़ रहा है हैदराबाद। 1984 में पहली बार ओवैसी परिवार की एंट्री हुई। 1991, 96, 1998 से लगातार AIMIM का गढ़ है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू चुनाव लड़ चुके हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी है। इसमें 4 भोजपुरी सितारों के नाम सामने आए हैं। इसी में एक नाम आया पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह का। उन्हें पश्चिम बंगाल में आसनसोल सीट से टिकट दिया गया। यहाँ से बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा TMC के मौजूदा सांसद हैं। महज 24 घंटे भी नहीं हुए कि पवन ने बतौर प्रत्याशी अपना नाम वापस ले लिया। आसनसोल का सीट समीकरण, आधे से ज्यादा मतदाता झारखंड बिहार मूल के हैं। लेफ्ट का गढ़ रही है आसनसोल सीट। माकपा ने 9 चुनाव में जीत हासिल की। 2014 और 19 में बीजेपी जीती। 2022 के उपचुनाव में TMC के शत्रुघ्न सिन्हा जीते। नई दिल्ली लोकसभा संसदीय सीट फिर से चर्चा में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को बीजेपी और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती को आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। नई दिल्ली पहले से चर्चित सीट रही है। प्रधानमंत्री व किसी भी प्रदेश से महिला मुख्यमंत्री बनने वाली सुचेता कृपलानी यहाँ से सांसद बनी थी। इस सीट से जीतकर सांसद कैबिनेट का हिस्सा भी बनते हैं। नई दिल्ली लोकसभा सीट की बात की जाए तो पिछले 2 बार से लगातार बीजेपी जीतती आ रही है। दोनों ही मौकों पर मीनाक्षी लेखी ने यहाँ पर बीजेपी का परचम लहराया। हालांकि बीजेपी ने इस बार यहाँ से पार्टी की पूर्व कद्दावर नेता और मंत्री रही सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को चुनावी मैदान में उतार दिया। अब की बार और फिर एक बार मोदी सरकार, इसके संकल्प भाजपा का एक एक कार्यकर्ता नई दिल्ली लोकसभा सीट पर जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि हम तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधान सेवक बनाएंगे। हम वोट मांगने जा रहे हैं हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीति, क्योंकि मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी होती है गारंटी पूरे होने की गारंटी। दूसरी तरफ बीजेपी को चुनौती देने के लिए INDIA गठबंधन का हिस्सा बनी आम आदमी पार्टी ने यहाँ से मालवीय नगर विधानसभा से 3 बार के विधायक और पेशे से सुप्रीम कोर्ट के वकील सोमनाथ भारती को चुनावी मैदान में उतारा है। नई दिल्ली लोकसभा सीट के चुनावी इतिहास की बात की जाए, भले ही इसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन विपक्षी दलों ने यहाँ बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है। नई दिल्ली का सीट समीकरण 1951 में अस्तित्व में आई नई दिल्ली सीट अटल बिहारी वाजपेयी कर चुके हैं प्रतिनिधित्व। लाल कृष्ण आडवाणी भी यहां से सांसद रह चुके हैं। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी सांसद रह चुकी हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो इस राज्य में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं। तीसरे चरण यानी कि 7 मई को बहुचर्चित विदिशा संसदीय क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे। विदिशा लोकसभा सीट बीजेपी जनसंघ का गढ़ मानी जाती रही है। इस सीट पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जैसे दिग्गज नेता जीत हासिल कर चुके हैं। खुद शिवराज सिंह चौहान विदिशा सीट से 5 बार चुनाव जीते हैं। इस बार फिर बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विदिशा सीट से मैदान में उतारा है। बात तय है। मैंने देश के लगभग 10 राज्यों का भी दौरा किया है
हर राज्य में दक्षिण सहित अभूतपूर्व उत्साह है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी लोकप्रियता के शिखर पर हैं और वो ऐसे अद्भुत नेता हैं जो केवल चुनाव की नहीं सोचते, 2029 की भी नहीं सोचते, वे आज से ही 2047 की सोच रहे हैं। विकसित भारत का निर्माण उनका संकल्प और गारंटी दोनों है और जनता को यह विश्वास है कि वो इसको पूरा करेंगे ही, क्योंकि मोदी जी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण प्रखरता से चमकता हुआ सूर्य है, तो कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस में ना तो दिशा है और ना दृष्टि है, इसलिए कांग्रेस की दशा भी बहुत खराब हो रही है। सेनापति खुद दिग्भ्रमित है, कई जगह सैनिक गायब है और सेनापति सेना छोड़ रहे हैं। मैं आज पूरे विश्वास के साथ ये कहता हूं कि अब की बार 400 पार ये बीजेपी का मंत्र नहीं है, अब नारा नहीं है, ये जनता की उद्घोषणा है। जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अभी तक यहां पर अपना कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। आपको बता दें कि सिर्फ 1990 और 84 के आम चुनाव को छोड़ दें तो आज तक कांग्रेस ने विदिशा संसदीय क्षेत्र में जीत हासिल नहीं कर पाई। शिवराज सिंह चौहान 1991 से लगातार विदिशा सीट से चुनाव जीतते आए और इसके बाद साल 2005 में वो राज्य के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद उन्होंने बुधनी से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा। विदिशा का सीट समीकरण बीजेपी जनसंघ का गढ़ रही है। विदिशा सीट सुषमा स्वराज हासिल कर चुकी हैं जीत। शिवराज सिंह चौहान 5 बार जीत चुके हैं, 2 बार ही जीत हासिल कर पाई है कांग्रेस। बहरामपुर संसदीय क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से किसी पर कांग्रेस का कब्जा नहीं। बहरामपुर संसदीय क्षेत्र में लंबे समय तक वामपंथी पार्टी रिवॉल्यूशनरी स्पेशलिस्ट पार्टी का गढ़ माना जाता रहा, लेकिन बाद में कांग्रेस ने सीट पर अपनी पकड़ बना ली। इस सीट से अभी तक ना तो टीएमसी और ना ही बीजेपी के उम्मीदवार को जीत मिल पाई है, लेकिन विधानसभा चुनाव 2021 के दौरान 7 विधानसभा सीटों में से 6 पर तृणमूल कांग्रेस और 1 पर बीजेपी के उम्मीदवार विजयी रहे। इससे कांग्रेस को झटका लगा। साल 2024 के चुनाव में टीएमसी ने उनके खिलाफ प्रसिद्ध क्रिकेटर यूसुफ पठान को उम्मीदवार बनाया। चुनाव में अधीर चौधरी और यूसुफ पठान के बीच कांटे की टक्कर होने के आसार हैं। बहरामपुर का सीट समीकरण अधीर रंजन चौधरी का गढ़ माना जाता है। अधीर रंजन चौधरी 1999 से लेकर अब तक हारे नहीं हैं। 45% से कम नहीं रहा अधीर रंजन चौधरी का वोट प्रतिशत। पहली बार मुस्लिम उम्मीदवार से होगा सामना। देश जल्द ही चुनावों का त्योहार मनाने जा रहा है। देश के सबसे बड़े चुनाव में मतदाताओं ने जब जिसे चाहा सिर माथे पर बिठाया। इस बार के लोकसभा चुनाव में ये न सिर्फ हॉट सीट है बल्कि देश की सियासत की नींव भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।